नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के बनने की कहानी को थोड़ा अलग ढंग से समझेंगे, एक क्विज के जरिए। देखिए, ये सिर्फ तारीखों और आर्टिकल्स की बात नहीं है। ये असल में उन जबरदस्त बहसों, उन अलग-अलग आवाजों और तर्कों की कहानी है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, कह सकते हैं, नींव रखी। तो पहला सवाल ही सीधा और बड़ा तीखा है। देखिए, संविधान सभा यानी वो बॉडी जिसे भारत का संविधान लिखने का काम सौंपा गया था, वो असल में कितनी रिप्रेजेंटेटिव थी? इस पर एक आलोचक ने कहा कि अरे ये तो एक दलीय देश में एक दलीय बॉडी है, ये तो बस कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी और तीखी टिप्पणी आखिर की किसने थी? तो चलिए देखते हैं कि ये आवाज किसकी थी। देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये हमें उन बहसों की एक झलक देता है जो उस वक्त पर्दे के पीछे चल रही थीं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान यूं ही सबकी हाँ में हाँ मिलाने से नहीं बना, नहीं, बल्कि बहुत गहरी बहसों और असहमतियों के बाद बना था। तो ये कहा था ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ये भारतीय संविधान के एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी इतिहासकार हैं, और उनका पॉइंट ये था कि आज़ादी के उस दौर में कांग्रेस पार्टी का दबदबा इतना ज़्यादा था कि संविधान सभा में लगभग हर तरफ बस उन्हीं की आवाज़ थी। मतलब दूसरे विचारों या नज़रियों के लिए जगह बहुत ही कम बच गई थी। अच्छा, अब सभा के अंदर से ही एक और ज़बरदस्त आलोचना देखते हैं। ये थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। मतलब वो सिद्धांत जिन्हें सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखेगी। तो एक सदस्य ने इनकी तुलना एक ऐसे चेक से कर दी जिसका पेमेंट बैंक अपनी मर्जी से अपनी सुविधा से करेगा। और ये कहने वाले थे प्रोफेसर केटी शाह। उनका तर्क एकदम साफ था कि भाई, अगर इन सिद्धांतों को आप कानूनी तौर पर लागू ही नहीं कर सकते तो ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, मतलब पवित्र इच्छाएं बनकर रह जाएंगी। इनका असल में कोई मतलब नहीं होगा। यहीं से हमें फंडामेंटल राइट्स जो लीगली बाइंडिंग है और इन आदर्शवादी लक्ष्यों के बीच का जो तनाव है वो साफ साफ दिखता है। तो एक तरफ प्रोफेसर केटी शाह की ये चिंता थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत ताकतवर आवाज थी जो ये पक्का करना चाहती थी कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं वो सिर्फ कागज पर ना रह जाएं। उनका जोर इस बात पर था कि ये अधिकार सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि असरदार होने चाहिए। और ये आवाज थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उनका रुख एकदम साफ था। उनके लिए फंडामेंटल राइट्स की कीमत तभी थी जब वो असली हों और लागू किए जा सकें, ताकि नागरिकों को उनका फायदा मिले। तो आदर्श और व्यवहार के बीच की ये जो खींचतान थी ना, ये संविधान बनाने के दौरान का एक बहुत बड़ा संघर्ष था। तो ये तो हुई सभा के अंदर की बहसें, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये सारे विचार, ये कॉन्सेप्ट्स आए कहाँ से? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ अपने मन से सब कुछ नहीं लिखा। नहीं, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, उनसे प्रेरणा ली। तो चलिए अब देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े आइडियाज आखिर आए कहाँ से। चलिए वापस प्रोफेसर केटी शाह की आलोचना पर चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिनकी उन्होंने इतनी आलोचना की, वो कॉन्सेप्ट असल में भारत का अपना नहीं था। हमने उसे कहीं से बोरो किया था। तो सवाल यही है कि ये विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? और सही जवाब है आयरलैंड। बिल्कुल, आयरलैंड के संविधान की तरह ही भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी सरकार के लिए एक तरह से नैतिक और सामाजिक रोड मैप का काम करते हैं। मतलब ये वो कानून नहीं है जिन्हें लेकर कोई कोर्ट जा सके, लेकिन ये वो बड़े लक्ष्य हैं, वो आइडियल्स हैं जिन्हें देश को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत कंफ्यूज करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ, ये आइडिया हमने किस देश के संविधान से लिया? सोचिए जरा। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, हमारे सोर्स मटेरियल में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ एमसीक्यू की आंसर की कहती है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वो साफ साफ कहती है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट असल में कनाडा से लिया गया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कभी-कभी सीधे साधे दिखने वाले फैक्ट्स भी उलझे हुए हो सकते हैं। तो विचारों और प्रेरणाओं से आगे बढ़कर अब जरा उन लोगों और उस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन सब बातों को एक दस्तावेज की शक्ल दी। आखिर ये सब हुआ कैसे? कौन लोग थे इसके पीछे? स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 15। ये संख्या संविधान सभा में एक बहुत ही जरूरी समूह को दर्शाती है। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? ये संख्या थी संविधान सभा में महिला सदस्यों की। सोचिए, एक ऐसा दौर जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम थी, तब इन 15 महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि देश के सबसे बुनियादी दस्तावेज में उनकी आवाज,
उनका नजरिया भी शामिल हो। ये वाकई भारत के इतिहास में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अब सोचिए, इतनी सारी अलग अलग आवाजें, इतनी सारी जटिल बहसें, इन सबको एक साथ पिरोकर एक दस्तावेज बनाना कितना बड़ा काम रहा होगा। और ये जबरदस्त जिम्मेदारी आई ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति पर, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी भूमिका इन सभी चर्चाओं को एक दिशा देने और फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में सबसे अहम थी। और ये टाइमलाइन हमें उस पूरी मेहनत के आखिरी सबसे अहम दौर को दिखाती है। 4 नवंबर 1948 को जब डॉक्टर अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट पेश किया, वहां से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जब संविधान सभा ने इसे पास किया और अपनाया, ये पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत का आखिरी पड़ाव था। तो चलिए इस पूरे सफर के अंत में देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात, हमारा संविधान यूं ही नहीं लिख दिया गया, इसे गहरी बहस और आलोचना की आग में तपाकर बनाया गया था। दूसरी बात, ये कोई बंद कमरे में लिखा गया दस्तावेज नहीं है, ये दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का एक मिश्रण है, जिसे भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। और आखिर में ये कि सीधे साधे दिखने वाले फैक्ट्स के पीछे भी एक जटिल कहानी हो सकती है, और इस पूरी प्रक्रिया में कई अलग अलग आवाजों का योगदान था। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, 70 साल से भी पहले हुई इन बहसों ने हमारे देश को एक शक्ल दी। आज की दुनिया में 21वीं सदी में संविधान के वो कौन से सिद्धांत हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।